इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1857 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक का 90 वर्ष का ये काल, संघर्ष का काल, आज़ादी के लिए संघर्ष का काल, विदेशियों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध करने के तौर तरीके अपनाने का काल, भीख से नहीं, प्रार्थना से नहीं, याचना से नहीं, युद्ध से, संघर्ष से मुट्ठी भरी तो है। अगर इस देश के नागरिक देशभक्त जाग जाएंगे तो उनको भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इस उद्देश्य को लेकर के चलने वाले जिन महान क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अभी मैंने 130-35 के आसपास वीडियोस बनाई हैं, उसमें से 110 से ऊपर इन सब क्रांतिकारियों की है, और इनमें से 5-7 को छोड़कर बाकी आप किसी का नाम नहीं जानते, हम किसी का नहीं जानते। इतिहास में उनका नाम ही नहीं आया। आज़ादी के बाद जो तमाशे हुए, जिस तरह से देश को डिरेल किया गया, कांग्रेस ने आज़ादी से पहले भी जो तमाशे हो रहे थे वो सबको पता है, बाद में भी जो हुआ वो सबको पता है। आज वो बहुत बड़ा नुकसान करने के बाद अब वो पार्टी अब अंतिम सांसें ले रही है, वो एक अलग विषय है। लेकिन देश हित में जो होना चाहिए था, जैसे होना चाहिए था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का सौदा कर लिया गया ब्रिटिश के साथ इन काले अंग्रेजों ने। जिंदा या मुर्दा जैसा भी मिलेगा आपको हम सौंप देंगे, अंग्रेजों को कहा गया। ये अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर को सौंपी हुई सत्ता का जो दुष्परिणाम होना था वो बहुत हुआ। बहुत कुछ बिगड़ चुका है, बहुत डिरेल हो चुका है। कितने पाकिस्तान और कितने ईसाईस्तान और बनने के द्वार पर खड़े हो गए थे। अभी कुछ चेक लगा है, कुछ अभी भी वो लोग अपने इरादों में, क्योंकि यहाँ पूछने वाला ही कोई नहीं। भारत एक धर्मशाला है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के भी करोड़ों लोग आकर के यहाँ रहेंगे, और यहाँ के कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री उन सबको नागरिकता भी देंगे, उन सबको वोटर लिस्ट में भी लेंगे। उनसे वोट के लिए देश को बेचना, प्रदेश को बेचना, ये एक आम बात हो गई है। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है वो इस चैनल के माध्यम से उन सारे वीर सपूतों को, उन नीम के पत्थरों को, उन भारत माँ के सपूतों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, सर्वस्व निछावर कर दिया, आखिरी श्वास तक, जवानी भी और आगे अगर बढ़े तो आखिरी श्वास तक लड़ने वाले, जूझने वाले, संघर्ष करने वाले, कष्ट सहने वाले, सब प्रकार के संकटों का मुकाबला करके आगे बढ़ने वाले, ऐसे वो महान तपस्वी, उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। मेरी एक कोशिश हुई है, अभी तक मैं लगभग 110 के आसपास वो अज्ञात अनसंग हीरोज, वो नायक नायिकाएं आपके सामने रखने में कुछ सफल हुआ हूँ। मैं इस साधना पथ पर चला हुआ हूँ, मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि सिंध के राजा दाहिर से लेकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास, लगभग 1000 साल का इतिहास, जिसमें विदेशी आते रहे, लुटेरे आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे, हर प्रकार से यहाँ अत्याचार करते रहे, मंदिर मूर्तियाँ तोड़ते रहे, नालंदा विश्वविद्यालय के विशाल कई पुस्तकालयों को जलाते रहे, क्या कुछ नहीं करते रहे वो, कितनी बार, और कैसे कैसे वो यहाँ आए, ये एक इतिहास है। बीच बीच में मैं थोड़ा वो इतिहास टच करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी मेरा मुख्य लक्ष्य जो है इन नीम के पत्थरों को, इन मौन तपस्वियों को श्रद्धांजलि देना, स्मरण करना। तो कल हम पहुँचे थे काकोरी, जो केस था, काकोरी कांड का जो षड्यंत्र था, उसमें 10 लोग जो भाग लेने वाले थे, मैंने एक एक करके उनका जीवन, एक एक क्रांतिकारी को 2-2 एपिसोड में रखने की कोशिश की है।
ठाकर रोशन सिंह उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में पार्ट 1 मैंने कल दिया था, आज मैं उसका पार्ट 2 दे रहा हूँ। आपने देखा उस पार्ट 1 के अंदर कि जेलर राय बहादुर चंपालाल वो किस प्रकार से सरकारी थे, राय बहादुर थे तो अंग्रेजों के पपेट भी थे, लेकिन जेल का वो सीन देख करके और कुछ जब से ये क्रांतिकारी इस जेल में आए थे, इन सब का व्यक्तिगत जीवन देख करके बड़े प्रभावित हो रहे थे। कहीं कहीं उनके अपने ऊपर ग्लानि भी आ रही होगी कि ये देखो देश के लिए क्या कर रहे हैं और मैं अंग्रेजों का साथ दे रहा हूँ, अंग्रेजों की नौकरी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ द्वंद्व चला हुआ था और किस बात से वो प्रभावित हुए, इमोशनल हुए, कल के एपिसोड में मैंने बताया था। वो खाना खाने का क्रांतिकारियों का तरीका और ये कहना कि हम सबको फांसी ही होनी है, आज से हमें जैसे ही सज़ा सुनाई जाएगी और हमें काल कोठरियों में बंद कर दिया जाएगा, फांसी के दिन ही निकाला जाएगा, इसलिए एक दूसरे के साथ वो कुल मिला के जो भी था। और जब निर्णय आया, कुछ को फांसी, कुछ को कारावास, कुछ को काला पानी मिला, सबका ये कहना था कि हम सबको फांसी दो, हम सबको फांसी दो। काम तो काकोरी केस में तो 10 लोग ही थे ना, सबको कैसे दे देते। लेकिन उस 10 में अभी ठाकर रोशन सिंह, जिनके बारे में मैंने कहा कि वो एक शाहजहाँपुर के पास के नवादा के रहने वाले, बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी खेती, बहुत बड़ा परिवार, बहुत रेप्यूटेड परिवार, खुद मस्त पहलवान, असहयोग आंदोलन की, गांधी की मूवमेंट वापस लेने के कारण असंतुष्ट हुए और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर के हिंदुस्तान समाज ये प्रजातंत्र संघ का सदस्य बन करके वो काकोरी के केस में कैसे लीड किया उसको। अभी तक इनके ऊपर निर्णय नहीं लिया गया था, इनके खिलाफ कोई सरकार के पास ऑथेंटिक प्रूफ नहीं थे, सॉलिड कुछ इस प्रकार का नहीं था जिससे इनको फांसी दी जाए। उनको ये पता था कि ये थे, ये सरकार को पता था, लेकिन आखिर न्याय के अंदर सबूत भी तो चाहिए होते हैं ना, वो नहीं थे। हाँ, एक मुकदमे में उनको 5 साल की सज़ा हो सकती है, ये क्रांतिकारी भी सोच रहे थे, और वो मुकदमा शस्त्र एक जगह से दूसरे पहुंचाने का था, ऐसे ही 1-2 बातें और थी, तो उसका 5 साल की सज़ा मिल सकती है। अभी 5 साल की सज़ा भी सुनाई नहीं गई थी, क्रांतिकारी अंदाज़ा लगा रहे थे, परंतु जब वो निर्णय का दिन आया, पहले सज़ा सुनाई गई 5 साल की, परंतु साथ ही काकोरी केस के मामले में उनको वैसे ही फांसी की सज़ा सुनाई गई। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसके पहले जेल के अंदर वो जो अपने जेलर थे, उनके माध्यम से, जो थोड़ा वो सॉफ्ट हो गए थे, इनके माध्यम से, जेलर के माध्यम से इन्होंने बहुत बड़ा अखाड़ा खुदवाया, पहलवानी करने लगे और सिखाने लगे। 6 पहलवानों के साथ मुकाबला करके अंत तक फिर भी थकावट नहीं, और इस प्रकार से ये सारा इनका चल रहा था। बाकी वो दंड चलाना, बंदूक चलाना, वो सारा मैंने कल के एपिसोड के अंदर रखा है आपके सामने। उसमें ये भाषाएं भी सीखने लगे, स्पेशली इन्होंने उर्दू और बंगला को, 2 भाषाएं विशेष रूप से सीखी। वो सीखने के बाद ये अंग्रेजी सीखने लगे तो राम प्रसाद बिस्मिल ने व्यंग किया। अभी सजा सुनाई नहीं गई थी, तो क्या व्यंग किया, क्यों भाई ठाकुर अंग्रेजी इसलिए सीख रहे हो कि तुम जज साहब जब तुम्हें फांसी की सजा सुनाने लगे तो तुम अंग्रेजी में याचना कर सको, माफ़ी मांग सको, ताकि उसको समझ आ जाए, इसलिए अंग्रेजी सीख रहे हो, यानी फांसी से बचने के लिए सीख रहे हो। और इसने क्या जवाब दिया ठाकुर रोशन सिंह ने, और मस्त
बोलता नहीं, मैं अंग्रेजी फांसी से बचने के लिए नहीं सीख रहा, फांसी लगने के लिए सीख रहा हूँ। अरे वो कैसे? अरे जब वो सुनाने लगेगा न्यायालय के अंदर, जब वो घोषणा करने लगेगा, निर्णय देने लगेगा, तो इससे पहले कि वो निर्णय सुनाए, मैं उसको अंग्रेजी में बहुत सारी गालियां निकाल दूंगा, बहुत सारी गालियां निकाल के उसको इरिटेट करूंगा, ताकि उसे वो अगर मुझे फांसी नहीं भी दे रहा तो मुझे फांसी दे सके वो। इसलिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ, फांसी से बचने के लिए नहीं, फांसी लगने के लिए। मुस्कुराते हुए जैसे उन्होंने पूछा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऐसे ही इस क्रांतिकारी ने भी। और धारणा सबको ये थी कि भाई शायद इनको फांसी ना हो, लेकिन 5 वर्ष की सज़ा के साथ ही दूसरा निर्णय आ गया कि भाई इनको भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो 5 साल की सज़ा के बाद ककोरी में फांसी की सज़ा सुनने के बाद गदगद हो गए, झूमने लगे मस्ती से, और राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ देख के बोले, थैंक यू जज साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जज साहब। और उसको देख करके बता रहे थे कि मैं अंग्रेजी इसलिए सीख रहा था, आपने बहुत अच्छा किया। और ये थैंक यू कहते ही चूंकि आर्यसवाजी परिवार से थे, और थैंक यू के बाद उन्होंने कहा हरिओम 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 हरिओम। ये मंत्र का उच्चारण करते हुए और सीना फूल गया, आंखों में चमक आ गई, चेहरे के अंदर रौनक आ गई, और इनको लखनऊ से इलाहाबाद की नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फांसी इनको वहीं मिलेगी। और कुछ साथियों ने भी, और कुछ बाहर के लोगों ने, और कुछ सरकार के लोगों ने भी, उन सबको लगता था कि ये व्यक्ति रहेगा तो और भी तो काम हो सकेंगे, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है। और सरकार ने तो कहना ही था कि उनकी तो रेपुटेशन का सवाल था कि एक क्रांतिकारी को उन्होंने झुकने पर मजबूर कर दिया, डराने पर मजबूर कर दिया, या उसको खरीद लिया। वो तो इस तरह का मैसेज देना ही चाहते थे, इसलिए अपनी ओर से कई लोग लगा रखे थे। हाँ, ये जेलर जो थे यद्यपि जानते थे कि इनमें से कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं है, अंग्रेजों ने, ये क्रांतिकारी भी यूज़ कर रहे थे। कल के एपिसोड में मैंने बताया था कि उस अनशन के अंदर सरकार के दुर्व्यवहार के लिए यही जेलर ने समझौता कराया था सरकार और क्रांतिकारियों के बीच में। उसी जेलर का सहारा लेकर के क्रांतिकारी जो है, उसी जेलर का सहारा लेकर के क्रांतिकारी इसको मिलने के लिए कहा गया जेलर को, राय बहादुर चंपालाल को, भाई बोलो ये याचना पत्र लिख दे। याचना पत्र मतलब क्षमा पत्र। तो हम इसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, जो फांसी का ये जो सज़ा है, वो इसकी माफ़ कर देंगे, और वो 5 साल वाली सज़ा दे के इसको फ्री कर देंगे। और ये क्या बोले श्रीमान जी, ये क्या बोले? इन्होंने बोला, अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो आप, मैं दया याचना क्यों करूं, मुझे तो मनमर्जी की सज़ा मिली है, मैं तो यही चाह रहा था कि मुझे फांसी मिले। 18 सितंबर 1927 का वो दिन आ गया। इनको प्रातः उस कोठरी से निकाल करके फांसी के तख्ते की ओर ले जाना शुरू किया। उसके पहले इन्होंने स्नान करके, वंदना करके, और ओम का उच्चारण किया। फांसी के तख्ते पर भी यही उच्चारण किया, पर ये सब करके तैयार बैठे थे। और जब वो लेने आए तो उनको लगा कि ये तो पूरी तरह से तैयार, ऐसे जैसे पता नहीं कोई मेले में जाना है, जैसे पता नहीं कोई अवार्ड लेने के लिए जाना है, कोई रिवार्ड लेने के लिए जाना है।
कोई मेडल मिलने वाला है उसके लिए जाना है। इसको कोई है ही नहीं, इसका चेहरे के ऊपर जरा भी कोई किसी प्रकार का वो भाव, इसकी मस्ती देखकर। और ये तैयार, हाँ भाई चलो। रास्ते में फिर वही मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए, भारत माँ की जय बोलते हुए, हरिओम बोलते हुए, ओम आखिर में फांसी के तख्ते के ऊपर फांसी के फंदे को गले में डालने से पहले ओम 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 ऐसा एक 5 बार इसने बोला। और ये नौजवान हमेशा के लिए भगवान की गोद में चला गया। भारत माँ की गोद में खेलता हुआ अपनी जवानी को उसको अर्पित करता हुआ, उसकी जंजीरें काटने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला ये ठाकर रोशन सिंह महान क्रांतिकारी, जब बाहर लोग इकट्ठे हो गए हुए थे, उन लोगों ने इनका शव लिया और उस सम्मान के साथ एक शव यात्रा के साथ बहुत लोग गंगा के किनारे जाके इनका दाह संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद जो लोग वापस आ रहे थे, जो ये मैसेज देना चाहते थे, उसका असर दिख रहा था। लोगों के मन में आ रहा था, यार इसको किस बात की कमी थी, तो कितनी सुख सुविधा का जीवन जी सकता था, और ये भरी जवानी के अंदर अर्पित हो गया, समर्पित हो गया। तो ऐसा एक मैसेज उनको जा रहा था और एक मैसेज सारे हिंदुस्तान के नौजवान को जा रहा था। जिस प्रकार से 1857 के बाद अंग्रेजों ने एक और टेरर खड़ा किया था, शक्ति का, डराने का, धमकाने का, भय का, आतंक का। दूसरी ओर भारत माँ की गोद में उतने ही क्रांतिकारी और विकसित होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। इन दोनों के संघर्ष का आखिर कहाँ जाकर के कुछ सालों के बाद आखिर क्रांतिकारियों की जीत हुई। आखिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो आखिरी चोट जिसने आज़ादी दिलवाई, और इन सारे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण, शहादत का कारण आज़ादी मिली। और हमें कहा गया आज़ादी 2 लोगों ने लेके दी। गांधी अंग्रेज़ों को शूट करता था, और नेहरू और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों तो अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड लीडर थे ही थे। मैं और भी 10-12 लोगों के नाम आपके सामने तथ्यों के साथ रखूंगा, और भी 10-12 लोग, उनमें जिन्ना एक थे, लेकिन इसी देश के अंदर आज भी वो दिखते हैं, कुछ संसार से चले गए हैं। किस प्रकार से वो अंग्रेजों की स्पॉन्सरशिप में हो रहे थे और यहाँ नेता बने हुए थे, और वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे। ये सब नेताओं ने जिस प्रकार से देश को बेचने का और देश को लंबे समय तक गुलामी में रखने का, और संघर्ष के साथ आज़ादी मिली है, ये नहीं चरखे ने आज़ादी दी है, ना खड़क बिना ढाल। ऐसा नहीं हुआ भाई। 7,32,000 लोग तो इस पूरे संघर्ष के अंदर गए ही गए, परंतु ये फांसी पर जाने वाले, जेलों में बहुत अत्याचार सहने वाले, आजीवन कारावास दंड भोगने वाले, और आजीवन कारावास काला पानी का दंड भोगने वाले, काला पानी की कल्पना करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए, आज मेरा ये ठाकर रोशन सिंह का, इनके जीवन का, इनके कारनामों का, इनका योगदान का, इस दूसरे एपिसोड के साथ मैं और दूसरे काकोरी कांड के कुछ और क्रांतिकारियों को साथ लेके आ रहा हूँ। पर मैंने कहा था कि काकोरी के जब तक मैं क्रांतिकारी आपके सामने पेश करता रहूँगा, तब तक मैं इसी काकोरी के लीड करने वाले राम प्रसाद बिस्मिल की वो 2 पंक्तियाँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उन 2 पंक्तियों के साथ आगे का स्टैंजा जो अंतरा है, वो या तो कहीं क्रांतिकारियों ने लिखा या लोगों ने क्रांतिकारियों के लिए लिखा। ऐसे कवि, ऐसे शायर, वो मैं आपके सामने पेश करता जा रहा हूँ। कल मैंने कहा था, लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है, लिखने पढ़ने को ही लेकिन नहीं कहानी कहते हैं। कल ये मैंने पूरा स्टैंडर्ड गा के सुनाया था।
आज इसी प्रकार का एक और पीने को दुनिया पीती है, जीने को दुनिया जीती है। पीने को दुनिया पीती है, जीने को दुनिया जीती है। पीने जीने को ही लेकिन हम नहीं जवानी कहते हैं। तो किसको कहते हैं हजूर? मातृभूमि की बलिवेदी पर मातृभूमि की बलिवेदी पर राष्ट्र भाव से ओतप्रोत होकर अरे रख दे जो स्वयं शीश अपना, हम उसे जवानी कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाँ, ये गीत मैं आपके सामने लाता रहूँगा जब तक ककोरी के चल रहे हैं। उसके बाद मैं कुछ और आपके सामने लाने वाला हूँ। इन 2 एपिसोड के बाद मैं एक गीत की दिया करता हूँ। कल मैं गीत की और जनरल कुछ और बातें जो शिक्षा लेने वाली हैं इतिहास से, और आज का जो माहौल है इस देश का, वो मैं समय समय पर आपके सामने लाता हूँ। कल फिर लेकर के आपके सामने आऊँगा। अगर मेरा ये प्रयास ये महान क्रांतिकारियों को, नींव के पत्थरों को, अज्ञात अनसंग हीरोज और नायक नायकों को जिनको कोई नहीं जानता, उन सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। इनको श्रद्धांजलि देकर, इनको स्मरण करके, गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, संबोधन के माध्यम से, अगर ये मेरा आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।